स्वागत है आपका इस क्लासरूम में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। और आपदा प्रबंधन के सिलसिले में बाढ़ की ही बातचीत को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जो लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में आपको पूरे बाढ़ के बारे में एक परिचयात्मक पहलू से परिचित करवाया गया था। आपको बाढ़ क्या होती है, बाढ़ के क्या रंग रूप होते हैं, बाढ़ के क्या स्वरूप होते हैं, बाढ़ किन किन कारणों से आती है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ केस स्टडी के रूप में अलग अलग क्षेत्रों के बाढ़ की चर्चा भी की। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ क्यों आती है, मुंबई शहर की बात हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने उत्तराखंड में बादल फटने या फिर वहाँ पर बाढ़ आने की क्रियाविधि को समझने का प्रयास किया था। उसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बाढ़ के प्रभाव की बात करेंगे, बाढ़ के निवारण की बात करेंगे और बाढ़ के बारे में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, भारत में कौन कौन से क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, बाढ़ अगर हम लोग कल की क्लास को समराइज करें 2-4-5 सेंटेंस में, तो बाढ़ क्या है? जब जल बेसिन के आयतन से जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ अगर बहुत तेजी से अचानक से अकस्मात तरीके से आ जाए उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। जब धीरे धीरे जल स्तर में वृद्धि हो और बाढ़ का स्वरूप दिखाई पड़े, धीरे से स्लो राइजिंग बाढ़ का नाम दिया गया था। नदी में जल तल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नदी के तटबंधों के बाहर पानी निकल के फैल जाए, उसे नदीय बाढ़ का नाम दिया गया था। जब झील या किसी तालाब में बाढ़ का जब पानी का स्तर इतना बढ़ जाए कि घरों तक पहुंच जाए, उसे सरोवरी बाढ़ कहते थे। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कोस्टल बाढ़, जो तटवर्तीय क्षेत्रों में आती है। चौथी बात नगरीय बाढ़, जो नगरीय क्षेत्र में आती है। नगरीय क्षेत्र में जल भराव की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे कहा गया था। और एक GLOF, जो हिम नदीय बाढ़ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से हम लोग जानते थे। यहाँ पर ग्लेशियर है और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से या झीलों के टूटने की वजह से जो कोई अचानक से बाढ़ आ जाती है उसे GLOF का नाम दिया गया था, जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड के केस में देखा भी। हमारी झील के टूटने के कारण उस तरह के बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए, मुंबई में बाढ़ का जो कारण था, मुंबई में बाढ़ का कारण क्या है? तो मुंबई में बाढ़ का कारण तापमान का बढ़ जाना, यानी कि हीटिंग होना। और इस तरह की हीटिंग को ही हम लोगों ने कहा था अर्बन हीटिंग, नगरीय ऊष्मन। नगरीय ऊष्मा द्वीप का निर्माण होता है मुंबई शहर में। टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर घटता है और आसपास से हवाएं इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर बादलों की इंटेंसिटी बढ़ती है, गहनता बढ़ती है, सघनता बढ़ती है और फिर इन बादलों से होने वाली बरसात की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे मुंबई शहर जलमग्न अक्सर हो जाया करते हैं। इस जलमग्नता की तीव्रता को बढ़ाने वाले जो फैक्टर हैं, वे फैक्टर हैं मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम का अप्रभावी होना या उसका कुशल प्रबंधन नहीं होना। जैसे जो नदियाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम, जो वहाँ के वाहिकाएँ जो मुंबई के पानी को निकालकर बाहर ले जाती थी, अरब सागर तक पहुँचा देती थी, वे सभी वाहिकाएँ या तो ब्लॉक हो गई हैं या उनका जो दायरा है वो सिमट के छोटा रह गया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि मुंबई में बारिश तो पहले से ज़्यादा हो गई है और ड्रेनेज कैपेसिटी पहले से कम हो गई है। तो जब डिस्चार्ज ऑफ वाटर is more than your drainage capacity, then this system is going to create a situation called flood. पानी की मात्रा उसके वहन क्षमता की मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इनके निवारण की हम लोगों ने बात की थी कि निवारण के लिए हमें जो मेन फोकस करना है वो फोकस करना है कि टेम्परेचर को कम किया जाए। और टेम्परेचर को कम करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसको रिफॉरेस्टेशन किया जाए और फॉरेस्ट किया जाए, फिर से जंगल लगाया जाए। वहाँ पर जो वाहिकाएँ हैं, ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो वाहिकाएँ ब्लॉक हो गई हैं, उन वाहिकाओं की संख्या बढ़ाया जाए, उनके सिल्टेशन को हटाया जाए, डिसिल्टेशन किया जाए, उनके गादों को निकाला जाए और उनको साफ़ सुथरा तरीके से किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रवाह उसमें हो सके। बाढ़ की बात हम लोगों ने की थी, जिससे नॉर्थ ईस्ट की बाढ़ थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा नहीं है, मात्रा तो कम है। यहाँ पर कुल मिलाकर ड्रेनेज
कम हो रही है, ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, वही नदियों के रास्ते को साफ करना है। देखिए दोनों स्थितियों में मान लीजिए भारत है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये, और ये जो मुंबई का इलाका है मान लीजिए ये, नॉर्थ ईस्ट का इलाका एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, इसको कहते हैं फ्लड प्रोन जोन। यानी कि जब से इसका इतिहास है, आप उस इतिहास में पढ़िएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का इलाका ये बाढ़ का ही इलाका रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा से पानी लेकर इसी रास्ते से आती रही है, और ये पानी असम के मैदान में जाकर फैल जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब इस बाढ़ की इंटेंसिटी, बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की भयावहता बढ़ गई। क्यों बढ़ी है? तो बढ़ने के पीछे कारण है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पहले इतनी गहरी थी, अब उसकी गहराई घटकर मात्र इतनी से रह गई। तो जब गहराई घट गई है, तो अगर समान मात्रा में भी पानी आए तो वह पानी अब ज़्यादा विनाशक हो जाता है, वह जल ज़्यादा प्रभावशाली या विनाशकारक हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ के कारण बढ़ने की विभीषिका बढ़ने का कारण क्या है? अलग है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का आयतन कम हो जाना है, जबकि मुंबई कभी भी फ्लड प्रोन जोन नहीं रहा है, फ्लड प्रोन जोन नहीं रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुंबई भी हाई रेनफॉल में आता है। मुंबई में भी बहुत पहले से ही अधिक वर्षा होती रही है, लेकिन यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर, ये मुंबई और ये वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट से हमेशा बारिश तो होती ही है। मुंबई में बरसात की मात्रा तो ठीक ठाक रहती थी, लेकिन ये सारे बरसात का पानी अल्टीमेटली निकल कर चला जाता है। तो मुंबई में मैनेजमेंट अलग होता था। मुंबई में ऑफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल को लगाना पड़ेगा, प्लस वहाँ पर जो आपके वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं लोकल लेवल पर, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि वाटर नीचे की तरफ परकोलेट कर पाए, नीचे की तरफ जा पाए, पानी जा पाए, और भूमिगत जल का रिचार्ज हो पाए। जो मुंबई में पेयजल संकट की स्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है, तो उस पेयजल संकट की स्थिति से निजात पाने के लिए भूमिगत जल का रिचार्ज होना बड़ा ज़रूरी। नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। फिर हम लोगों ने बात की थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो टूरिज्म विकसित हुआ है, और उस टूरिज्म के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो जंगल काटे गए हैं, और प्लस वहाँ के प्रजातीय संगठन में जो बदलाव किया गया है, ओक की जगह पर पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं, ये सारी समस्याएं उसको और ज़्यादा उसको एब्रिविएट करती हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देती है ना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं उत्तराखंड के फ्लड को। हम लोगों ने कहा था कि ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण भी ऊष्मा का अवशोषण बढ़ता है, मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ेगा, और मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ेगा तो फिर अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर ही अल्टीमेटली जाकर इवेंचुअली विल गेट कन्वर्टेड टू फ्लड। तो वहाँ पर बाढ़ के कारण अलग है, तो वहाँ पर निवारण अलग होना चाहिए। टूरिज्म को कंट्रोल कीजिए, रोकना नहीं है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, रेगुलेट करना है। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। भाई उत्तराखंड में लोग उत्तराखंड को देखने जाए ना, और उत्तराखंड की सुंदरता क्या है, खूबसूरती क्या है? जंगल है, झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे मकान हैं, कम ऊंचे मकान हैं, उसको देखने जाए ना। वहाँ पर जाके 5 स्टार होटल, ताज होटल देखना ज़रूरी थोड़े, ओबेरॉय होटल देखना ज़रूरी थोड़े। तो उत्तराखंड में बड़े बड़े होटल को बनाए जाने पर तो रोक लगनी चाहिए। उसकी खूबसूरती को लोग देखने जाएं, उसको बिना नुकसान पहुँचाए देखें, लोग आनंद लें, मज़ा लें, उसको बर्बाद तबाह ना कर दें। ऐसा देख के आएँ कि उनके बाद भी लोग देखें, ऐसा छोड़ के आए वहाँ पर। ये नहीं कि जाके हमने देखा और अंतिम बार हम ही ने देखा, उसके बाद हमने सब तबाह कर दिया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये इलाका हो गया। अब जो बिहार का इलाका है, ये जो आपका ये जो प्लेन एरिया है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो यहाँ पर गंगा नदी जो बहती है, इस गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं,
और ये सहायक नदियों में से कई नदियां नेपाल से आती हैं, जिनको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। बाउंड्री रिवर की मात्रा बढ़ जाती है, इसका नियंत्रण हमारे पास तो है नहीं। तो जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई मात्रा आकर अल्टीमेटली जब गंगा में विसर्जित होती है तो गंगा के इलाके में बाढ़ आ जाती है। ये तो फ्लड प्रोन जोन है ही है गंगा का मैदान। फिर इसके बाद गंगा में भी सिल्टेशन हो रहा है, इसकी सहायक नदियों की मात्रा ज़्यादा है, सिल्टेशन ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रॉपर निकास नहीं हो पाता है और पानी का रुकावट जब होता है तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होनी होनी। एक बात हो गई। राजस्थान में भी बाढ़ आती है। राजस्थान में जो बाढ़ का कारण है, यहाँ पर तेज वर्षा, अधिक वर्षा का होना है एक कारण। और दूसरा कारण क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि जो IMD की रिपोर्ट बता रही है कि नॉर्थ ईस्ट में वर्षा की मात्रा घट रही है और राजस्थान के इलाके में वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। तो राजस्थान के लोग, राजस्थान की इकोलॉजी, राजस्थान का एनवायरनमेंट इतनी वर्षा के लिए अभ्यस्त है ही नहीं। और जब अभ्यस्त नहीं है तो यहाँ पर बारिश होती है, बारिश हो जाएगी तो बाढ़ की स्थिति वैसे भी उत्पन्न हो जानी चाहिए। दूसरा, राजस्थान में जिप्सम की परत पाई जाती है। जिप्सम वहाँ पाया जाता है जो इलाका कभी समुद्र के नीचे रहा। तो जब कोई इलाका समुद्र के नीचे रहता है तो वहाँ पर एक इम्परमिएबल रॉक की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम आपको हमने बताया था कि ये पानी को परकोलेट नहीं होने देता है, पानी के लिए इम्परमिएबल, अपारगम्य होता है, इससे होकर पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो सारा का सारा पानी सतह पर ही तैरने लगता है और इस तरह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस जगह पर चेन्नई में बाढ़ भी, ये आप देखिएगा तो ये चक्रवाती बाढ़ है, सुनामी से बाढ़ उत्पन्न हो सकती है, वर्षा से बाढ़ उत्पन्न हो सकती है, तटवर्ती बाढ़ का उदाहरण हो जाता है। तो अलग अलग इलाके अलग अलग तरीके से बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, इनकी समस्याएं देखी जाती हैं। ताकि कुछ कुछ तस्वीरें अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, एक बाढ़ का नज़ारा है। हालांकि ये सारी तस्वीरें अब तो डिजिटल मीडिया के युग में हर किसी के फ़ोन में है, हर किसी के पास है, लेकिन फिर भी बाढ़ की भयावहता अगर आपको देखनी है तो ये कुछ तस्वीरें मदद कर सकती है। ये पूरा का पूरा शहर डूब गया। ये जम्मू कश्मीर में 2014 में मेरे ख्याल से जब बाढ़ आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी की तस्वीर मुझे ये दिखाई दे रही है। यह पूरा का पूरा शहर ही डूब गया। देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रोड है, कहाँ घर है, कहाँ मकान है। ये जो ऊंचे ऊंचे घर हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया है, सोचिए कि एक घर की सामान्य ऊंचाई, एक फ्लोर के घर की सामान्य ऊंचाई लगभग 10-11 फुट होती है। 11 फुट तक या 7-8 फुट तक पानी भर गया है। स्थिति में जिसको तैरना आ गया, जो छत पे चला गया वो बच गया। कुछ जानवर डूब के मर जाएंगे, ऐसे में कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। इसी बाढ़ की स्थिति, जो शहर है ये जलमग्न हो चुका है। कहीं बाढ़ की स्थिति को दर्शाती हुई तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होंगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो ये इन तस्वीरों से आपका आमना सामना हुआ ही होगा। ये पूरा, ये मेरे ख्याल से ये मुंबई की तस्वीर है और मुंबई की होनी चाहिए। तो इस तरह से जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसी कंडीशन को आपको मैनेज करना होता है। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें वहाँ के कारणों को जानना ज़रूरी है, ताकि उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकें, ताकि उसके हिसाब से नीतियों को बना सकें और ताकि उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंटेशन का कार्य भी किया जा सके। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें एक
कश्मीर का भी इलाका, कश्मीर में जो बाढ़ आई थी, कश्मीर में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नदियाँ जो बहती हैं मुख्य रूप से जो बाढ़ के लिए जिम्मेदार थी, उसमें एक झेलम नदी थी, एक चिनाब नदी थी। तो झेलम और चिनाब में जल का स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर चला गया था। लगभग 12 फुट की ऊंचाई तक जल स्तर जैसे खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। तो 12 फुट नदी का पानी जब ऊपर चढ़ जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। 2014 में ये बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में अधिक वर्षा के चलते। तो ये वाला पूरा इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है ये, यानी कि पूरा जो ये हिमालय का इलाका है आपका, ये पूरा प्रोन जोन में आएगा। फिर नगरीय बाढ़ की अगर हम लोग बात करें तो ये मुंबई, सॉरी थोड़ा सा ऊपर है, ये चेन्नई है, एमपी के इलाके में कई बार बाढ़ आ जाती है। बरसात के दिनों में ज़्यादातर बाढ़ की जो कंडीशन है वो यहीं पे आती है। दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, राजस्थान गुजरात में बाढ़, गुजरात में तो कम आती है, राजस्थान में आजकल बाढ़ आ जा रही है। तो यही कुछ इलाके हैं, ये मैदानी क्षेत्र तो है ही है। फिर जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ वहाँ बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी की उपलब्धता होने के कारण बाढ़ की सामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जो भीषण बाढ़, विभीषिका वाली जो बाढ़ है, वह बाढ़ से प्रभावित ये सारे इलाके हो जाते हैं। बाढ़ के प्रबंधन की कुछ बातें कर लेते हैं। बाढ़ का प्रबंधन का पहला चरण क्या है? बाढ़ पूर्व, बाढ़ के दौरान, और बाढ़ के पश्चात। आपको अलग अलग क्षेत्रों के प्रबंधन की अलग अलग बातें हम लोगों ने बताई है, लेकिन बाढ़ पूर्व, अब स्पेसिफिकली एक जनरल बाढ़ के प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो बाढ़ से पहले आपकी कुछ तैयारियां होती हैं। जो तैयारियां मतलब कि 3 चरण होते हैं। एक तो होता है प्रिवेंशन, रोकथाम, एक होता है न्यूनीकरण, और एक होता है तैयारी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। ये सब आपको बता ही चुके हैं। इसको कहते हैं मिटिगेशन, और इसको कहते हैं प्रिवेंशन। अब देखो, बाढ़ के लिए रोकथाम कैसे किया जा सकता है, बाढ़ के रोका कैसे जा सकता है? तो बाढ़ को रोकने का क्या उपाय है कि जहाँ पर बाढ़ आ रही है, आप कलेक्टर हैं, आप डीएम हैं, आप अधिकारी हैं, वहाँ पर जाके दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाइए, बाढ़ रुक जाएगी। इतना आसान तो होता नहीं है बाढ़ रोकना, ऐसा आप कर भी नहीं सकते। रोकने का एक तरीका है कि अगर मान लेते हैं कि कोसी नदी में बाढ़ आ रही है, तो कोसी नदी को उठाकर किसी और इलाके में शिफ्ट कर दें, संभव नहीं है। तो बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है, और बाढ़ आनी भी चाहिए, बाढ़ को खत्म नहीं होना है। बाढ़ अगर खत्म हो जाएगी तो आपको कल हमने विस्तार से समझाया था, लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि जब बाढ़ अगर खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, फिर हम शायद यहाँ पर रह भी नहीं सकें। तो इसलिए बाढ़ को रोकना नहीं है, तो रोकथाम नहीं करना है। अगर रोकथाम करना है तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर नदी कोई किसी क्षेत्र से, क्षेत्र विशेष से होकर बह रही है, तो उसके तटबंधों की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, ऊंचाई बढ़ा दी जाए, यानी कि एक संरचनात्मक उपाय है, संरचना का निर्माण कर दिया जाए, उसके किनारों को ऊंचा कर दिया जाए। मान लीजिए कि आपके गांव से होकर एक नदी जा रही है, और उस नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण आपका गांव हर बार डूब जाता है, तो आप अपने गांव के इलाके से कुछ आगे और कुछ पीछे तक अगर नदी के तटबंध को ऊंचा कर देते हैं, तो नदी में अगर पानी की मात्रा बढ़ती भी है तो वह बढ़ी हुई मात्रा कभी आपके गांव में प्रवेश नहीं करेगी, आपका गांव सुरक्षित हो जाएगा। दिक्कत कहाँ होगी कि आपके गांव में तो तटबंध ऊंचा था, इसलिए आपका गांव बच गया, लेकिन जैसे ही आपके गांव के बाद
वाले गांव में नदी प्रवेश करेगी तो वहाँ पर तटबंध अगर नीचे है तो वही नदी का बढ़ा हुआ पानी फिर उस गांव में फैल जाएगा और भीषण रूप वहाँ पर ले सकता है। तो तटबंधों का निर्माण करना पूरी नदी के किनारे संभव नहीं, लेकिन कहीं कहीं कोसी पर, गंगा पर या बाकी दूसरी नदियों पर भी भारत में तटबंधों की ऊंचाई को बढ़ाने का काम किया गया है, उसको कंक्रीटाइज किया गया है, उनको पक्के का बनाने का काम किया गया है, जिससे कुछ हद तक तात्कालिक सुरक्षा तो मिल जाती है। तो एक उपाय ये हो जाता है। दूसरा उपाय क्या हो जाता है कि अगर संभव हो और आपको ये पता है कि इस रास्ते से होकर बाढ़ आने वाली है, तो अगर संभव हो आपके लिए, तो उस नदी, उसमें आने वाले पानी की बढ़ी हुई मात्रा को डाइवर्ट करने की कोई योजना बनाए पहले से ही, कि उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। किसी जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर पानी एक ही तरफ जाने वाला था, तो 1 लीटर पानी किधर भेज दिया, 1 लीटर पानी इधर भेज दिया, फिर 1 लीटर पानी कहीं और भेज दिया, 1 लीटर पानी कहीं और भेज दिया, तो अल्टीमेटली उस पानी की मात्रा जब घट जाएगी तो बाढ़ की विभीषिका कम हो सकती है। रोक नहीं सकते बाढ़ को आप। न्यूनीकरण का मतलब होता है, मिटिगेशन का मतलब होता है उसके प्रभाव को मिनिमाइज करना, उसके असर को कम करना, और असर को कम करने के ही ये सारे तरीके हैं। यानी कि अगर उस बाढ़ से 1000 लोग प्रभावित होने के लिए संभावित हैं, 1000 लोग तकरीबन प्रभावित हो सकते हैं, तो आप उन प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को घटाकर 20 से 50 के बीच में ले आइए, कहीं तक ले आइए। तो अगर 900 लोगों को आप सुरक्षित कर देते हैं, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन द मिटिगेशन प्रोसेस। न्यूनीकरण की प्रक्रिया में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो मिटिगेट करना है, संभावना को कम करना है, खतरे को कम करना है, अंदेशे को कम करना है। अगर 1000 टन अनाज की बर्बादी दिख रही है आपको, तो उसको घटाकर आप 20 टन पर ले आइए। अगर 1000 मवेशियों के मरने का डर है, तो उनको घटाकर आप 10, 20, 25, 50 मवेशियों तक पहुंचा दीजिए। और घर प्रभावित होने वाले हैं, तो उन घरों की संख्या घटाकर 50-60 कर दीजिए। यही न्यूनीकरण होता है। तैयारी क्या है भाई? तो तैयारी का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले से मोटर बोट हो, आपके पास पहले से लाइफ जैकेट हो, आपके पास पहले से लाइफ सेविंग ड्रग्स होने चाहिए जो बाढ़ के बाद की बीमारियों में काम आए। जैसे कुछ कीटाणु जनित बीमारियां हो सकती हैं, विषाणु जनित बीमारियां हो सकती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकते हैं, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकता है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए जो दवाइयाँ होनी चाहिए उसकी किट तैयार कीजिए, डॉक्टर्स तैयार कीजिए, हॉस्पिटल या उसके जैसी संरचना को तैयार कीजिए, और जो लोग इसके प्रभाव में आने वाले हैं उन लोगों को आप ऊंचे स्थान पर विस्थापित करने की तैयारी कीजिए। से ऊंचा स्थान एक देख के उसको तैयार कर लीजिए कि जैसे ही बाढ़ आएगी हम लोग इनको विस्थापित वहाँ पर कर देंगे। अब बाढ़ आ गई, आपके पास वो ऐसा स्थान कोई है नहीं, ऊंचा स्थान जहाँ पर लोगों को आप विस्थापित कर पाएँ, तो उस समय हो हल्ला मचाने से कोई फ़ायदा होने वाला वैसे भी नहीं, से कुछ मिलने वाला नहीं होता। उसके बाद आप एक तैयारी में एक चीज़ और ले सकते हैं, वह है लोकल सपोर्ट। जैसे इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आप एक कलेक्टर हैं, ठीक बात है, लेकिन कलेक्टर होने का मतलब या डीएम या अधिकारी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके 2 हाथ अब नहीं रहेंगे, अब आपके 50 हाथ हो जाएंगे, आपके 100-200 पैर हो जाएंगे, या आपकी शक्ति जो है वह बढ़कर 400-500 लोगों की हो जाएगी। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको उन्हीं संसाधनों से मैनेज करना है। इसमें आप लोकल विजडम का सपोर्ट ले सकते हैं, लोकल पब्लिक का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? जो गांव के वहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, अनुभवी व्यक्ति होंगे, पहले मिलिए और पूछिए कि बाढ़ का पानी किस रास्ते से आता है, कब से बाढ़ आ रहा है, कहाँ से बाढ़ आती है। क्योंकि आप उस एरिया में हो सकता है नौकरी करने के लिए गए हों, कुछ दिनों से गए हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, 70, 80, 90, 100 साल के हो चुके हैं, उनको उस रास्ते के बारे में पता है, उनको सारे प्रभाव के बारे में पता है, उनको एक एक चीज़ों के बारे में पता है कि बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कहाँ से आती है, बाढ़ कितना प्रभाव डालती है, पानी कहाँ तक
हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा, जो वहाँ के यंग जनरेशन है या जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग की शक्ति को, उस ऊर्जा को आप इसके प्रबंधन में लगा सकते हैं। जैसे किसी सरकारी व्यक्ति, तहसीलदार, पटवारी की निगरानी में आप एक एक टीम बनवा लीजिए वहाँ के लोगों की, और वह टीम, जैसे कुछ दवा बांटने के लिए टीम हो गई, कुछ जो अच्छे तैराक हैं वो डूबने वाले लोगों को बचाने के काम करेंगे, राइट। इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब ये सारी आपदा पहले की घटना बता रहा हूँ मैं, बाढ़ से पहले की बातें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वालों से आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए कि भाई जैसे ही हम खबर दें, आप पूरे इलाके की बिजली को काट दीजिएगा। तो पानी में अगर करंट फैल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो वहाँ पर खंभे हैं या पक्के के मकान हैं, वहाँ पर आप एक निशान लगा दीजिए, मतलब पूरे इलाके में, कि इससे ऊपर जैसे ही पानी बढ़े आप समझ लीजिए, लोगों को आगाह कीजिए आप कि आप लोग समझ जाइएगा कि अब खतरे के निशान से ऊपर हम लोग जा रहे हैं और आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, जो शिफ्ट होने की जगह है। ये सारी बातें आप बता देते हैं उनको। सब चीज़ों के प्रति अपने आप को, स्वयं को तैयार कर लेते हैं, तो फिर बाढ़ आने दीजिए, बाढ़ का इंतज़ार कीजिए। भाई जब पूरी तैयारी पक्की है, शानदार तरीके से तैयार है, अलग अलग टीम बन चुकी है, अलग अलग दल बन चुके हैं, सबको आपने ट्रेनिंग दे दिया है, सबके काम को बांट दिया है, सबको प्रशिक्षित कर दिया है, तो करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। और बाढ़ आनी ही है तो बाढ़ को आने दीजिए। जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने के दौरान, आपदा के दौरान आपको हमने बताया था कि जो कार्य किया जाता है वो होता है रिस्पॉन्स, या इसको कहते हैं अनुक्रिया, रेस्क्यू एंड रिलीफ, प्रोटेक्शन, राहत, सुरक्षा, बचाव। अब जितनी तैयारी आपने करके रखी थी, उस सभी तैयारी को इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है जब बाढ़ आ जाएगी। तो जिनको आपने ट्रेनिंग दिया था कि डूबते हुए लोगों को बाढ़ में से निकाल के लाना है, वे लोग अपना काम करेंगे, आपको निगरानी करनी है। आप करिए या आपके अधिकारी करें, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, निगरानी करनी है। उसके बाद जब उन लोगों को बाहर आप निकाल के लाते हैं, तो जैसी उनकी ज़रूरत है, ब्लैंकेट की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, उनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित करने की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करवाइए। यही आपका परम कर्तव्य उस समय हो जाता है। मवेशियों को देखना पड़ेगा कि मवेशी, क्योंकि अगर ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ रही है तो वहाँ के लोगों के प्राण बसते हैं मवेशियों में, अपने बच्चों को एक बार छोड़ देते हैं, मतलब बच्चों के तुल्य ही, बच्चों के समान ही अपने मवेशियों से प्रेम करते हैं, वहाँ के लोग इतने प्रेमी होते हैं। भी यथासंभव बचाने की कोशिश आपको करनी है। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद ये मान के चलिए कि एक आध हादसे तो हो ही जाएंगे, जहाँ पर 1000 लोगों के मरने की संभावना थी, 1000 लोगों के ज़िंदगी से हाथ धो लेने की संभावना थी, वहाँ पर अगर किसी कारण से, हालांकि अगर शून्य रहे ये बात तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शून्य होना एक आदर्श स्थिति है, और आदर्श स्थिति में हमेशा पहुँचना संभव नहीं होता है। तो मान लीजिए कि 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोगों की भी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ये एक अचीवमेंट है। भाई जिसकी मृत्यु हुई उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, उसके प्रति पूरी संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन 950 लोगों की जो जान बच गई है, जो अन्यथा अपनी जान गंवा सकते थे, उनके लिए तो अचीवमेंट ही। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट का संकेत माना जाता है। पश्चात आप क्या कर सकते हैं? बाढ़ के पश्चात आपको करनी है रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, विकास, रीइंटीग्रेशन, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, ये सारे कार्य आपको करने। बाढ़ का पानी तो उतर ही जाना है, 1, 2, 4 दिन, 5 दिन में तो पानी चला ही जाएगा।
उसमें कई सारे घर ध्वस्त हो चुके होंगे, परिवार के कुछ सदस्य चले गए होंगे, कई मवेशियों की जान चली गई होगी, कई लोगों की संपत्ति उसमें बहकर चली गई होगी। करना है, जितनी सारी चीज़ें रिकवर हो पाएँ उनको रिकवर कीजिए। रिकवरी जैसे कंप्यूटर पे होता है ना, जब आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है या पायरेटेड हो जाता है या उसको क्या कहेंगे, तरीके से अफेक्ट हो जाता है, तो आप अपने सिस्टम में रिकवरी की एक प्रक्रिया चलाते हैं जिससे आपका सिस्टम फिर से दुरुस्त होने लगता है। तो रिकवरी वही कहलाता है। जो पुलिया टूट गई है उस पुलिया को बनाने का काम कीजिए। जो बिजली के खंभे थे उन बिजली के खंभों को खड़ा करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों के मकान ढह गए हैं, मकान टूट गए हैं, मकान बह गए हैं, तो उस मिट्टी के मकान की जगह पर आप अब सीमेंटेड या पक्के के मकान का निर्माण करवाइए, क्योंकि आप मिट्टी के मकान का निर्माण करेंगे तो बार बार हर बाढ़ में वो सारे मकान डूब जाएंगे, बह जाएंगे, ढह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो पुनर्निर्माण में पहले से बेहतर संरचना का निर्माण करना है, और सेंदाई फ्रेमवर्क जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, वो कहता है बिल्ड बैक बेटर, इसको कहते हैं B3। तो जो भी निर्माण कीजिए पहले से बढ़िया निर्माण कीजिए। तो पहले से बढ़िया निर्माण करना है। पुल, अगर भाई पुल अब नया ही बनेगा, पुराने पुल में अब लकड़ी और सरिया जोड़ के काम चलाऊ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनाओ कि वो बाढ़ की दहशत झेल पाए। विकास वही होता है, सिंचाई की सुविधाओं का पुनर्विकास कीजिए। पॉलिटिकल जो हुआ है, कल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप रिस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब जो भी मुआवजा है, उस मुआवजे को उस व्यक्ति तक देने की कोशिश कीजिए। जो भी अनुदान राज्य सरकार से आया हो, केंद्र सरकार से आया हो, या फिर किसी NGO से आया हो, किसी कॉरपोरेट से आया हो, जहाँ से भी मुआवजा आया हो, अनुदान आया हो, दान आया हो, सहायता आई हो, उस सारी सहायता को ले जाकर वहाँ पर हो जाए। बातों में आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपके सामने अभी कई सारी चुनौतियाँ होंगी। जैसे कल्पना कीजिए कि बाढ़ से पहले एक घर में जश्न चल रहा था, और उस जश्न का कारण था कि वहाँ पर किसी की बेटी की शादी होने वाली थी, किसी की पुत्री का विवाह होने वाला था। उस घर के सारे लोग